गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी हुई बातें और वो सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और आपको एक्चुअल में हम खबरों के पीछे का आईना बताते हैं और आपको बताते हैं कि वास्तव में देश और दुनिया में चल क्या रहा है या वास्तव में हकीकत क्या है। जिस तरह से आपने हमारे वीडियोस को फेसबुक पर शेयर किया है, इतना ज्यादा आपने हमारे वीडियोस को फेसबुक पर शेयर किया है, हम चाहते हैं कि आप यूट्यूब पर भी उतना ही अपना प्यार बरकरार रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें बेल बटन को दबाकर आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल बटन है, जैसे ही वीडियो डलते हैं सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अभी और भी वीडियोस, बहुत ज्यादा वीडियोस डल रहे हैं जो सारे वीडियो आप देख सके, इसलिए सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल बटन दबाना ना भूलिए। शुरू करते हैं आज फिर से। जैसे कि मैंने आपको टाटा ज्वेलर्स की बात बताई थी कि टाटा ने जिस तरह से एडवर्टीजमेंट बताई जिसमें सर्वधर्म समभाव था, ब्रदरहुड की भावना थी, जिसमें एक सास अपनी हिंदू बहू, एक मुस्लिम सास अपने हिंदू बहू को रीति रिवाज से घर लेकर आती है, हिंदू बहू सारे अपने हिंदू त्योहार मनाती है और सास उसको बेटी की तरह रखती है, उसकी गोद भराई की रस्म भी करती है। और उसमें यह बताया जाता है एडवर्टीजमेंट में कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियों को खुश रखने की परंपरा तो हर घर में होती ही है, चाहे हिंदू का घर हो चाहे मुस्लिम का घर हो। इस पर बीजेपी के कुछ समर्थकों ने बॉयकॉट तनिष्क शुरू कर दिया। शुक्र है कि बॉयकॉट किसान या कृषक आंदोलन शुरू नहीं किया अंधभक्तों ने, वरना पता नहीं हम हमारे देश में क्या खाते और हमारी थाली में अनाज की जगह क्या परोसा जाता। तो बॉयकॉट तनिष्क की मुहिम चलाने वाले गुजरात के हार्दिक भावसार, जी हाँ, ये वही है जिसने गुजरात में मैनेजर से माफीनामा लिखवाया था। तो हार्दिक भावसार जो है वो बताया जा रहा है कि मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी में से है। और हार्दिक भावसार के मोदी जी के साथ में फोटोग्राफ्स भी ट्विटर पे है और ट्विटर पे काफी एक्टिव है, पिछले कुछ सालों से ट्विटर पे काफी एक्टिव है। और हार्दिक भावसार जो है वो इतना ही नहीं, मोदी जी और अमित शाह जी दोनों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह के लोगों को मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं, जो बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि जो हिंदू और मुस्लिम घराने की एडवर्टीजमेंट को लव जिहाद का नाम देते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में हमने देखा है कि दुर्जनपुर नाम का एक गांव था, बलिया डिस्ट्रिक्ट का दुर्जनपुर नाम का गांव है। वहां पे सार्वजनिक तौर पर पुलिस प्रशासन के सामने, जहां पर एसडीएम, सीओ और काफी सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे, सार्वजनिक तौर पर एक राशन के कोटे की एक सभा चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, सरकारी राशन कोटे के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सार्वजनिक तौर पे हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें धीरेंद्र सिंह जो है उसने हत्या की है। और धीरेंद्र सिंह का सपोर्ट करने के लिए फिर से एक यूपी के ही एमएलए, जिनको हम सुरेंद्र सिंह कहते हैं, बीजेपी के एमएलए, वो उनके सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बीजेपी के एमएलए का कहना है। मतलब बीजेपी के एमएलए खुद ऐसा चाह रहे हैं कि अगर कानून को हाथ में लिया जाता है और गोली चलाई जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फिर से यूपी में मर्डर का केस सामने आया है। मैं आपको लगातार अपडेट देती रहती हूँ किस तरह से अपहरण, बलात्कार और मर्डर के केसेस लगातार चलते रहते हैं। और यही नहीं, सिर्फ ये मर्डर तक ही नहीं कि धीरेंद्र सिंह ने जो है खुलेआम चलती हुई सभा में, चलते हुए कार्यक्रम में सभी पुलिस के नाक के नीचे जो है हत्या कर दी, बल्कि बाराबंकी में फिर से हाथरस जैसा मामला सामने आया है। बाराबंकी में फिर से एक दलित लड़की का रेप हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है। ये खबर बीते बुधवार की है, जिसमें लड़की का गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई है और उसके साथ में दुष्कर्म की भी पुष्टि पोस्टमार्टम में आई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल शाम को आई है, लेकिन फिर से यूपी के पुलिस ने वही किया, उस लड़की को भी बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त किए उसका शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया अफरा तफरी में। जिस तरह से हाथरस की बालिका के शव का अंतिम संस्कार किया गया था, उसी तरह से इस बार भी पुलिस ने अफरा तफरी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया। पता नहीं यूपी में पुलिस को किस चीज का डर लगा रहता है। यूपी पुलिस जो है लगातार बालिकाओं के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मिनटों की देरी भी नहीं लगाती है।
तो फिर से ये मामला सामने आया। और हाथरस की अगर मैं बात करूं तो हाथरस की जो लड़की है उसके रेप का मामला जो है, सीमा कुशवाहा जो निर्भया के मामले में केस लड़ी थी, वही वकील सीमा कुशवाहा हाथरस की बालिका के साथ जो रेप हुआ था उसका केस लड़ रही है। सीमा कुशवाहा ने यह भी कहा है कि आरोपी जेल से कैसे चिट्ठी लिख सकते हैं, जिस तरह से अभियुक्तों ने जेल से चिट्ठी लिखी है। तो सीमा कुशवाहा ने यह पूछा है कि कब से अभियुक्त या आरोपी चिट्ठी लिखने लगे और अभियुक्तों या आरोपियों को चिट्ठी लिखने का अधिकार किसने दिया। और काफी सारे रूमर्स इस मामले में उड़ाए जा रहे थे। और योगी सरकार का तो ये भी कहना था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई विदेशों से पैसे मंगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और बहुत सारी संगठनों की तरफ से, और जबरन यूपी सरकार की और यूपी के पुलिस प्रशासन की बदनामी की जा रही थी। हालांकि इसको सिरे से खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला निकल के आता है। लेकिन अभी फिलहाल लड़की का जो भाई है संदीप सिंह, हाथरस की जो पीड़िता है मनीषा वाल्मीकि का जो भाई है संदीप सिंह वाल्मीकि, उसने बताया है कि उसका परिवार सुरक्षित नहीं है। उसने गुहार लगाई है प्रशासन से और सरकार से कि उनको यूपी छोड़कर दिल्ली में रहने की अनुमति दी जाए, क्योंकि मामला चाहे जो भी हो, जो भी न्यायालय का फैसला आए, लेकिन उनका परिवार सुरक्षित रहना चाहता है। तो इस तरह से जो दलित लड़कियां हैं उनका रेप करने के बाद में, हत्या करने के बाद में, उनके परिवार को आतंकित करने के बाद में, उनके मानव अधिकारों का हनन करने के बाद में, उनसे दाह संस्कार की रस्मों रिवाज तक का अधिकार छीन लेने के बावजूद भी उनको एक दहशत भरे माहौल में रहना पड़ रहा है। परिवार को एक मौत से रात दिन लड़ना पड़ रहा है। इस तरह का माहौल जो है यूपी में देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे लगातार नॉन स्टॉप दलित बच्चियों का और कॉलेज गोइंग बच्चियों का, स्कूल गोइंग बच्चियों का बलात्कार लगातार नॉन स्टॉप हो रहा है। और कुछ खबरें बहुत ज्यादा निकल के सामने आती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में हर दिन 97 या 98 एनसीबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से हमारे देश में 98 लड़कियों का बलात्कार हर दिन होता है। एक या दो मामले निकल के सामने आते हैं, कुछ मामले तो सामने आते भी नहीं हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही है। खैर, चाइना की बात पे आते हैं। चाइना के हमारे सीमा पे अतिक्रमण या आक्रमण के बाद जब एस जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री है, एस जयशंकर से जब बात की गई, चाइना के बारे में पूछा गया कि चाइना कब जाएगा वापस और चाइना किस तरह से हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा धमकी भरा माहौल पैदा कैसे कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट ओब्रायन और बहुत सारे जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, अमेरिका के प्रवक्ता थे, उन्होंने भी भारत पर चीन की जो ये बलपूर्वक आक्रमण की बात को उन्होंने सिरे से निंदा की थी। और उन्होंने बताया था कि भारत के साथ में चीन जिस तरह से कर रहा है, उत्तर पूर्वी सीमाओं पे चीन पूरा अपना अधिकार कर रहा है, चीन पूरी तरह से अपना बल का प्रयोग कर रहा है, चीन जो है युद्ध से नहीं डर रहा है। और अमेरिका के साथ में भी इसी तरह का रवैया चीन ने बीच में दिखाया था, जिसको लेकर एस जयशंकर से एक ऑनलाइन सेशन में काफी सारे सवालात किए गए, जिसमें एस जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पर जिस तरह से सेनाएं अभी है, ऐसी पहले कभी नहीं दिखी। एलएसी में जिस तरह से सेनाओं के हाल है, एलएसी में जिस तरह से सेनाएं जुटी हुई, इस तरह से सेनाएं पहले कभी नहीं जुटी रही। एलएसी में हालात बहुत खराब है। एस जयशंकर ने कहा है कि एलएसी पे जो चीन का आक्रमण हो गया है और एलएसी जिस तरह से चीन लगातार उल्लंघन कर रहा है एलएसी के नियमों का और 1952 के जो भी नियमों का लगातार चीन उल्लंघन कर रहा है, उसको लेके बातचीत जारी है, गोपनीयता बनाए रखी जा रही है। इसलिए पब्लिकली नहीं बताया जा सकता कि भारत और चीन के बीच में स्थिति क्या है। गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। एस जयशंकर ने यह भी बताया कि बातचीत जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस है। अब आप समझ जाइए, वर्क काफी दिनों से प्रोग्रेस में है। तो खैर, ये बात की बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी खबर जारी की। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से कुछ मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार है, जो महिला अपने पति से परेशान है, वो महिलाएं अपने सास ससुर के घर में भी रह सकती है और उसकी सास ससुर की प्रॉपर्टी पर भी महिला का बराबरी का अधिकार होता है। और उसके अलावा पति की जो अलग से संपत्ति है, पति का जो अलग से मकान है, उस पर तो महिला का अधिकार है ही है, पत्नी का अधिकार है ही है। लेकिन उसके अलावा भी
महिलाओं का अधिकार जो है सास ससुर की संपत्ति में भी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना फैसला सुनाया है आज, जो एक स्त्रियों के अधिकार के लिए बड़े हित की बात है और स्त्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर वो पति से परेशान है, पति की वजह से अगर वो आतंकित है, घरेलू हिंसा का शिकार है, मारपीट से परेशान है, पति के शराब पीने से परेशान है, तो वो अपने सास ससुर के घर में जाकर शिफ्ट हो सकती है सेफली और वहां रह सकती है। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी घोषणा में की है। मतलब इस तरह की बातें जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। मतलब ये बातें अब हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और स्त्रियां जो है अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के वहां पर रहना शुरू कर सकती है। आगे शुरू करते हैं कि कोरोना से हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 900 मौतें हो गई है और कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो 74 लाख हो चुके हैं। अभी तक के मामले जो है 74 लाख है और 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मामले हाल फिलहाल में, कुछ तो रिकवर कर गए हैं, लेकिन 8 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मामले अभी हाल फिलहाल में हैं। और सबसे बड़ी बात कि कुमार सानू जो 90s के सुपरस्टार सिंगर थे वो भी कोरोना पॉजिटिव है। यह खबर उनके फेसबुक पेज से मिली है फैंस को। और कुमार सानू जो है इतने बड़े सिंगर है कि उनके नाम पर एक दिन में 28 गाने गाने का रिकॉर्ड है। एक दिन में 28 गाने कुमार सानू ने गाए हुए हैं। तो ये खबरें सामने आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे। राहुल गांधी लगातार आक्रमणकारी रवैया अपनाए हुए मोदी सरकार की हरकतों को लेकर। और राहुल गांधी ने इस बार भी IMF का एक चार्ट जारी किया है और एक चार्ट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि किस तरह से भारत की GDP की जो गिरावट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की GDP से भी भारत जो है नीचे आ गया है, जबकि पाकिस्तान की जो GDP की गिरावट है वो मात्र कोरोना के चलते भी मात्र 0.40% है। मतलब 1% से भी कम की GDP में गिरावट है पाकिस्तान के। और बांग्लादेश जो है कि मात्र 5% GDP में गिरावट आई है, जबकि भारत की GDP की गिरावट 10.4% की गिरावट GDP की आई हुई है, जिसको देखते हुए मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी ने तंज कसे हैं कि मोदी सरकार जो है एक निकम्मी और फेल सरकार है। और इस बारे में लगातार सबूत और वीडियोस और चार्ट्स और दुनिया भर की तस्वीरें जारी कर करके राहुल गांधी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं मोदी सरकार को लेकर। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कोरोना के मोर्चे पर भी अपनी नाकामी का सबूत पेश करते हुए, मतलब मोदी सरकार की नाकामी का सबूत पेश करते हुए राहुल गांधी ने बताया है कि कोरोना से डील करने के लिए, कोरोना के मोर्चे को संभालने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी हमसे बेहतर तरीके से कोरोना को डील कर पाए, लेकिन हमारे देश में कोरोना पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से फेल सरकार साबित हो गई। मतलब कोविड-19 को भी मोदी सरकार ने ठीक से नहीं संभाला है और जो भी केसेस रिकवर हो रहे हैं वो हमारे यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की वजह से हो रहे हैं या हमारे देश के वेदर की वजह से हो रहे हैं, वरना हमारे यहाँ पर कोरोना जो है वो और भी ज्यादा, अगर हमारे यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी नहीं होती है हमारे देश की, तो हमारे यहाँ कोरोना और भी ज्यादा मात्रा में फैल सकता था। ये बात सामने आ रही है जो कि एक बहुत ज्यादा गंभीर बात है। एक और चीज सामने आ रही है कि मोदी जी तो ऐसे बड़े वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। लगातार रैलियों में, इलेक्शन कैंपेन्स में आप देखेंगे, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में और बड़ी बड़ी जगह पे जाके बड़े बड़े लंबे चौड़े वीर रस से भरे हुए भाषण जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मोदी जी देते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी मनमोहन सिंह से भी मौन है, जिनको मोदी जी मौनी कर तंज कासा करते थे, जिनको मौनी बाबा कहा करते थे, जिनको म्यूट कहा करते थे, जिनको कहते थे कि ये बोलते नहीं है। और अगर देखा जाए उनकी कंपैरिजन में, मतलब पीएम मनमोहन सिंह की मैं बात कर रही हूँ, पीएम मनमोहन सिंह की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सबसे कम संसद में मोदी जी ने बातचीत की है। मोदी जी की जो सरकार है वो संसद को नजरअंदाज करके डायरेक्ट अध्यादेश पारित करने वाली सरकार बन गई है। जो संसद में बिल भेजना या संसदीय समिति में बिल को डिस्कस करना या किसी कानून को बनाने से पहले विपक्ष के साथ डिस्कस करने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। मात्र 22 बार मोदी जी ने आज तक संसद
को संबोधित किया है, वो भी बहुत छोटे से समय के लिए। ज्यादातर मोदी जी सड़कों पर ही भाषण देना पसंद करते हैं, संसद में भाषण देने का मोदी जी का कोई मूड नहीं होता है। ऐसा रिपोर्ट का कहना है कि मोदी जी जो संसद में भाषण नहीं देते हैं, सिर्फ सड़कों पर ही भाषण देने में मोदी जी की महारत हासिल है। यह भी बताया जा रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में मोदी सरकार की हमेशा मनमानी चलती है। लोकतंत्र का मंदिर मतलब संसद भवन की मैं बात करी, संसद भवन में हमेशा बहुमत की चलते मोदी सरकार की मनमानी चलती है और बहुमत के घमंड की वजह से विपक्ष को पूरी तरह से बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है और विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाती। और यूपीए सरकार 6 साल में या पूरे कार्यकाल में, या जो भी उनका कार्यकाल था, 10 साल का कार्यकाल था शायद, हाँ 10 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार 10 साल के कार्यकाल में यूपीए सरकार हर साल लगभग 6 अध्यादेश लाती थी। मगर मोदी सरकार पिछले 6 सालों में हर साल कम से कम 12 अध्यादेश लेकर आती है। तो इस तरह से अध्यादेश पारित करने में मोदी सरकार की मास्टरी है। जबकि मनमोहन सिंह जी जो पीएम थे या यूपीए की जब सरकार थी, तो यूपीए की सरकार औसतन 1 साल में सिर्फ 6 अध्यादेश लाया करते थे और बाकी चीजें संसद में डिस्कस की जाती थी। और जो भी बिल या अध्यादेश लाए जाते थे वो संसद में डिस्कस किए जाते थे। विपक्ष के नेतृत्व को उतना ही तवज्जो दिया जाता था जितना सत्ताधारी पार्टी के नेतृत्व को दिया जाता था। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि देवे गौड़ा जो कांग्रेस के सबसे कम समय के जो पीएम रहे हैं, देवे गौड़ा साहब जो 2 साल के लिए पीएम रहे थे, उन्होंने भी मोदी जी से ज्यादा बार बातचीत की है संसद में। जबकि मोदी जी पिछले 6 साल से पीएम है, लेकिन उन्होंने संसद में से 22 बार एड्रेस किया है। बहुत छोटे छोटे भाषण दिए हैं मोदी जी ने संसद में। और जबकि मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 48 बार संसद में संबोधित किया है संसद समिति को। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का बताते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया है। और सबसे कम जो संसद को संबोधित करने वाले जो पीएम है वो मोदी जी ही है। और मोदी जी दूसरों को म्यूट या मौन कैसे कह सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो या मनमोहन सिंह जी ही क्यों ना हो, क्योंकि मनमोहन सिंह जी कितना भी कम बोलते हो लेकिन मोदी जी से तो जरूर ज्यादा बोला करते थे और संसद में बोला करते थे। और संसद की लोकतंत्र की मर्यादा में बोला करते थे और लोकतंत्र के मंदिर में बोला करते थे और विपक्ष के अधिकारों का और जनता के अधिकारों का ध्यान रखकर बोला करते थे। तो ये एक रिपोर्ट की खबर है जिसमें मैं इसको ऐसा नहीं बता रही हूँ, एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है इस तरह की बातें। खैर आगे बढ़ते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जो है अपनी छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक गठबंधन सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। 221 दिन तक नजरबंद रहे फारूक अब्दुल्ला के पिता उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि कोई सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती। उन्होंने बयान दिया है कि हम सही समय का वेट कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मतलब जो पीडीपी पार्टी है और नेशनल कांग्रेस है, दोनों मिलकर जो है 370 की बहाली के लिए कार्य करेंगे। इसलिए ये नेता बढ़ चढ़ के सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती को भी 2 दिन पहले ही नजरबंदी से मुक्ति मिली है। उनको भी हिरासत में रखा गया था, जहां पर उनकी बेटी की याचिका के बाद फिर महबूबा मुफ्ती को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उनको रिहा किया गया। सो पीडीपी और एनसी मिलकर अपनी एक मजबूत छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक मजबूत पार्टी बनाएंगे, जिसमें वो कश्मीर के कंडीशन में जो उनके ऊपर आप बीती है उसको दूर करने के लिए वो लोग काम करेंगे। और ये भी है कि हो सकता है कि छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर महबूबा मुफ्ती जी और फारूक अब्दुल्ला जो है इस बार फिर से सरकार बना ले। और इलेक्शंस ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसा लगता है कि नेता जो है अपने जोश के साथ में फिर से मैदान में उतर गए। चाहे उनके साथ में जो भी घटनाक्रम रहा हो, चाहे उनके स्टेट के साथ में कितना भी बुरा व्यवहार हुआ हो, उन्होंने आशा की किरण नहीं छोड़ी है। चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला, उनके जज्बे का, उनके पूरी तरह से पॉजिटिविटी का हमें सलाम करना चाहिए। उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए कि उनके जम्मू एंड कश्मीर में जो आपातकाल है, जम्मू और कश्मीर में जो
इमरजेंसी जैसा माहौल है वो जल्द से जल्द दूर हो, वहां पर इंटरनेट की सुविधाएं चालू हो। हमें पता है कि बिना इंटरनेट की सुविधाओं के हमारे क्या हाल हो जाता है, अगर इंटरनेट 1 घंटे के लिए भी दूर हो जाता है तो हमारे क्या हाल हो जाते हैं। लेकिन कश्मीर के लोग पता नहीं किस तरह से जी रहे होंगे जहां पर उनको इंटरनेट फैसिलिटी से पूरी तरह से वंचित किया गया है। कश्मीर में ऐसा बताते हैं कि 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस लॉस है। कोई भी कारोबारी कश्मीर का सुखी नहीं है, हर कारोबारी जो है कर्जे में है। कश्मीर के हालात बहुत बदतर है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं पिछले 1.5 सालों से, और कॉलेजेस की एग्जाम्स भी नहीं हुई है पिछले 1.5 सालों से। कश्मीर में कोरोना काल से पहले भी जो है लॉकडाउन काल लग गया था, और यही कश्मीर के हालात जो है लगातार चलते रहते हैं। ये कश्मीर के हालात जो है लगातार चले आ रहे हैं, और जिसको लेके सरकार अपनी आंख मूंदे हुए, सरकार को ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खैर आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव की, तो रवीश कुमार जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके भाई ब्रिजेश कुमार पांडे को मोतिहारी के गोविंद, सॉरी थोड़ा इंटरनेट चला गया था, इंटरनेट पे चलता है ये, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं ठीक कर रही हूँ उसको। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बेटर है, इट्स बेटर नाउ। सो थोड़ी देर के लिए इंटरनेट जो है मिस्ड आउट था, वेरी गुड। हाँ अब चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि मोतिहारी से अब सीनियर जर्नलिस्ट रमेश कुमार के भाई जो है ब्रिजेश कुमार पांडे अब लड़ेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। रवीश कुमार जी का जो आइडियोलॉजी है, जिस तरह से उनका कंडक्ट है पूरे चैनल को चलाने का, एनडीटीवी की हालांकि टीआरपी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एडवर्टीजमेंट्स बिल्कुल भी ना के बराबर है, लेकिन रवीश कुमार जी की जो फंक्शनिंग है, जो उनका वे ऑफ कंडक्ट है, जिस तरह से वो खबरों को चलाते हैं, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, और जिस तरह से वो देश के सेंसेशनल मुद्दे जो होते हैं, सेंसेशनल का मतलब है जो जरूरी मुद्दे उन पर बात करते हैं, ये रवैया काफी सारे बुद्धिजीवी समाज को अच्छा लगता है। आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके, क्योंकि मैं भी अपने वीडियोस में वही बातें करती हूँ जो देश के लिए बहुत जरूरी है, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप ऐसा ना समझे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि इन सारी बातों को जानना एक्चुअली आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है। आगे बात करते हैं कि मोदी सरकार ने एक नई योजना लॉन्च कर दी है। इसके पहले जो मोदी सरकार ने योजनाओं पे योजनाएं लॉन्च की थी, जैसे ही मोदी सरकार सत्ता में आई, मोदी सरकार ने लगातार योजनाओं पे योजना लागू की थी। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, एक योजना सबसे ज्यादा जो चली थी जनधन योजना के बाद में आयुष्मान भारत और भी कई सारी योजनाएं, उज्ज्वला योजना, इस तरह की काफी सारी योजनाएं चली। लेकिन मोस्ट ऑफ द योजनाएं बताया जाता है विशेषज्ञों द्वारा कि ज्यादातर योजनाएं फ्लॉप ही साबित होती है, 2-3 साल काम करके फ्लॉप ही साबित होती है। लेकिन अब मोदी जी जो है पूरी तरह से स्वामित्व कार्ड योजना लेकर आए हैं। स्वामित्व कार्ड योजना में गांव के जो लोग हैं, जिनके पास घर है, उनको उनके घर के लिए कार्ड मिलेगा, जिसमें लिखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर घर पे उस पर्टिकुलर ग्रामवासी का अधिकार रहेगा, और वो ग्रामवासी जो है 6,62,000 गांव वालों के लिए ये स्वामित्व कार्ड मोदी सरकार स्वामित्व कार्ड योजना के तहत जारी करेगी, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आएंगे। और महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सभी राज्यों में सभी ग्रामवासियों को ये कार्ड इमीडिएटली मिल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी सी नॉमिनल फीस रखी है इन कार्ड्स के लिए, इसलिए 1 महीने का टाइम स्वामित्व कार्ड लेने के लिए ग्रामवासियों को महाराष्ट्र में लगेगा। लेकिन मोदी सरकार ने फिर से ये योजना लाकर साबित कर दिया है कि मोदी सरकार जो है योजनाएं लाने में एक एक्सपर्ट सरकार है, जो लगातार योजनाएं लेकर आती है। उसका कितना पालन होगा, कितने लोगों को फायदा होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन पंचायती राज योजना के तहत ये योजना है, जिस तरह से मेक इन इंडिया है, जिस तरह से आयुष्मान भारत है, जिस तरह से जनधन योजना है, उस तरह से ये योजना भी मोदी सरकार द्वारा लाई गई है। और बताया जा रहा है कि गांव की जो संपत्ति है उस पे मालिकाना हक का रिकॉर्ड भी सरकार रख सकती है। इसके थ्रू सरकार का भी फायदा है, क्योंकि सरकार जो है आपका मालिकाना हक जो है उसका रिकॉर्ड रख सकती है, आपकी संपत्ति का रिकॉर्ड सरकार रख सकती है। तो ये एक सरकार का भी इसमें फायदा है कि आपके सारे मालिकाना हक जो है वो सरकार को पता होंगे कि क्या है, क्या क्या जमीन जायदाद आपके पास में है, क्या क्या घर आपके पास में है, तो ये सरकार को पता चलेगा। सर्वे ऑफ विलेज मैपिंग विथ टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है।
पूरा नाम जो इस योजना का अगर अंग्रेजी में कहें तो सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से विलेज मैपिंग का सर्वे हम कह सकते हैं। तो ये योजना है। जिस तरह से ये योजना लाई है उसी तरह से हमारे यहाँ पर कृषि बिल्स भी मोदी सरकार द्वारा लाए गए, जिसका बुरी तरह से विरोध चल रहा है, सारे देश में विरोध चल रहा है और लगातार विरोध चल रहा है। लेकिन अभी जाकर कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने हिम्मत जुटाई है, उन्होंने हिम्मत जुटाई है और सोनिया गांधी के सुझाव के बाद में किसी नए प्रावधान का वो लोग लेकर आएंगे, जिन प्रावधानों के चलते जो मोदी सरकार द्वारा लाए गए ये 3 कृषि बिल है, उन 3 कृषि बिलों को निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसा गहलोत सरकार, राजस्थान की जो अशोक गहलोत की सरकार है, वहां से पता चला है कि वो बता रहे हैं कि कृषि कानूनों को बाईपास करने का उन्होंने नया रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है कि किस तरह से वो कृषि कानूनों को बाईपास कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे। अशोक गहलोत जी का कहना है कि वो जल्द ही विधानसभा सत्र बुलाएंगे और जल्द से जल्द अन्नदाताओं के लिए लाभकारी कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे और मोदी सरकार के जो 3 कृषि बिल है उनको निष्क्रिय करने के लिए गहलोत सरकार या राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार और जहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री भूपेन बघेल जो हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, तो कांग्रेस शासित और दूसरे प्रदेशों में कोई ना कोई तोड़ इसका जरूर लाया जाएगा संवैधानिक तौर पे या नियम कायदों को ध्यान में रखकर। पूरी तरह से विपक्ष इसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन इतना ज्यादा विद्रोह जो पिछले 1 महीने से हो रहा है, पिछली 20 तारीख से जो इतना ज्यादा विद्रोह हो रहा है, उसके बावजूद भी मोदी जी और उनके मंत्री और मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही, अपने अड़ियल रवैये पे बनी हुई है। कल भी 27 किसान संगठनों ने और किसानों के नेताओं ने कृषि मंत्रालय में जाके मीटिंग की, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं हमारे, वो नहीं थे वहां पर, वो एब्सेंट थे। और जो लोगों ने बात की किसानों के नेतृत्व वाले नेताओं के साथ में, वो सिर्फ कृषि बिलों की महत्ता और उनके बेटर होने की बात की, जबकि किसानों की बातों को सिरे से खारिज कर दिया गया। किसानों की डिमांड्स को या उनकी रिक्वेस्ट को सुनने से सरकार ने मना कर दिया। सरकार किसी भी तरह से किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और किसानों को जो है सरकार एक कॉर्पोरेट व्यवस्था का एक गुलाम बनाना चाहती है और उनके लिए अगर बिल लाए भी गए हैं तो एमएसपी गारंटीड नहीं बताया गया है, जिसको लेके किसानों में खासा आक्रोश है। किसान परेशान है, आतंकित है, आंदोलित है। आप देख ही रहे हैं पूरे देश में किस तरह से लगातार हर दिन बड़े स्तर पे किसान विद्रोह कर रहे हैं। पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बेंगलुरु हो, जहां पर बीजेपी की गठबंधन की सरकार है, चाहे जो जगह हो, लगातार किसान विद्रोह कर रहे हैं। और पंजाब में ये विद्रोह बहुत ज्यादा है क्योंकि किसानों की तादाद और किसानों के संगठनों की तादाद जो है पंजाब में ज्यादा है और पंजाब का शिरोमणि अकाली दल जो है वो किसानों के वोटों की वजह से ही जो है चुनाव जीत पाया है। तो हरियाणा और पंजाब में इस तरह से आंदोलनों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है और लगातार आंदोलन बढ़ते नजर आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से एक तरफ किसान परेशान है, विपक्ष परेशान है, उसी तरह से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव से त्रिपुरा के विधानसभा के मंत्री परेशान है। मंत्रियों का कहना है कि विप्लव देव अपनी मनमानी करते हैं और मंत्रियों की डिमांड्स और मंत्रियों के सजेशंस को लेकर वो बहुत ज्यादा उदासीन है। विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मैं आपको बता दूं और उनके खिलाफ विरोध करने के लिए सारे विधानसभा के जो भी विधायक हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके विधायक पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे, अमित शाह से मिलकर गए हैं। बताते हैं कि नेताओं की नाराजगी बीजेपी की आला कमान से भी उन्होंने डिस्कस की, लेकिन उनके जो भी तकलीफ है उनको सोल्यूशन नहीं मिला है। और जो त्रिपुरा के विधानसभा के जो विधायक है, जो त्रिपुरा के बीजेपी के मंत्री है, वो चाहते हैं कि विप्लव देव को हटा दिया जाए सीएम के पद से, क्योंकि वो अपनी मनमानी करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी पर ध्यान नहीं देते, किसी भी मंत्री की बात पर वो ध्यान नहीं देते हैं और उनका रवैया जो है बड़ा ही इगोइस्टिक रवैया उनका बताया जा रहा है। रामप्रसाद पाल के पास 25 विधायक है, तो विधायकों का कहना था कि रामप्रसाद पाल
जैसे मंत्रियों को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, जिनके पास में 25 विधायक अभी हाल फिलहाल में है। तो रामप्रसाद पाल की बात की जाती है। तो देखते हैं अब क्या इस पर बीजेपी रुख लेती है। लेकिन त्रिपुरा के जो मंत्री विप्लव देव कई बार वो खबरों में रहे हैं और काफी बार उनके खिलाफ विद्रोह हुआ है। पश्चिम बंगाल में भी सेम चीज है। जिस तरह से बीजेपी ने दुर्गा पूजा को एक चुनावी मैदान में तब्दील कर दिया है, अब की बार जो दुर्गा पूजा होगी उसको बीजेपी ने पूरी तरह से चुनावी रूप दे दिया है, चुनावी कैंपेन का रूप दे दिया है, चुनावी मैदान को चुनावी मैदान में तब्दील करने का मूड बना रही है बीजेपी। उसी बीच जो मुख्य सचिव की कंप्लेन करते हुए राज्यपाल ने बताया कि मुख्य सचिव जो है वो राज्यपाल को रिपोर्टिंग नहीं करते हैं और कानून व्यवस्था को लेके उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वो राज्यपाल की बातों को नहीं सुनते हैं। जगदीप धनगड़ राज्यपाल का नाम है और बता रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में लगातार टसल बढ़ती जा रही है, जो पिछले 3 महीनों से हमें सुनने के लिए मिल रही। कोरोना के पहले से भी ये टसल थी और राज्यपाल के खिलाफ ये थी टसल। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक पर्यावरण एक्टिविस्ट अमेरिका की ग्रेटा है, उन्होंने जो बाइडेन को वोट देने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि जो बाइडेन जो है एक संयमित राष्ट्रपति रहेंगे। उन्होंने बताया है कि जो बाइडेन को वोट देना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर जो बाइडेन को हम वोट देते हैं तो जो बाइडेन पर्यावरण परिवर्तन से लड़ने के लिए उचित विकल्प हो सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारा देश जो है अमेरिका जो है सुरक्षित हाथों में रहे, उसके लिए हमें जो बाइडेन को ही लाना पड़ेगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है योगी सरकार द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे मामले गए हैं यूपी के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सारे फैसलों में सारे मामलात में जो फैसले हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ही लेगा। इसको देखते हुए योगी सरकार ने फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि जो पॉस्को एक्ट के चलते जितने मामले हैं उनको तेजी से निपटाया जाए। 17 से 25 अक्टूबर तक जो विशेष अभियान चलेगा, मतलब 25 अक्टूबर तक सारे पॉस्को एक्ट के मामले निपटाए जाएंगे, ऐसा योगी सरकार की इलाहाबाद हाईकोर्ट से गुहार है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट योगी सरकार ने की। देखते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट कितने हद तक उनकी बात सुनता है, क्योंकि लगातार रेप, अपहरण और मर्डर के मामले यूपी में देखने के लिए मिल रहे हैं और लगातार रेप, अपहरण और मर्डर के मामले जो है यूपी में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कैसे राम राज्य आएगा और कैसे राम मंदिर बनने के बाद, मतलब राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद भी लोगों पर क्या प्रभाव जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या प्रभाव राम मंदिर का यूपी की जनता पर हुआ है और क्या प्रभाव राम राज्य का यूपी की जनता पर हुआ है। जिस तरह से योगी जी बोलते हैं कि उनका यूपी जो है राम राज्य है, आप मुझे बताइएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना तो ये भी है कि प्रियंका गांधी का जो दबदबा है और प्रियंका गांधी का जो प्रभाव है वो यूपी में बढ़ता जा रहा है और यूपी की नेक्स्ट सीएम के तौर पे हम प्रियंका गांधी को देख सकते हैं। जिस तरह से वो लगातार कोशिशों में लगी, लगातार वो जिस तरह से एक्टिव है, इस बार प्रियंका गांधी जो है लगातार अपना प्रभाव छोड़ती जा रही है। यूपी के जो भी जनता है, यूपी के जो भी कार्यकर्ता है और यूपी के जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर अपना पॉजिटिव प्रभाव प्रियंका गांधी ने छोड़ा है। उसके बाद में सीएम जगन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने वहां के न्यायाधीश पर एक आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वहां के जो न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने जो है उनकी सरकार को गिराने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने पीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू के कहने पे किया। एन चंद्रबाबू नायडू जो है इनके प्रतिद्वंदी है सीएम जगन रेड्डी के, और चंद्रबाबू नायडू के कहने पर सीएम जगन रेड्डी की सरकार को गिराने के लिए पूर्व न्यायाधीश जो है लगे हुए थे और ये कंप्लेन उन्होंने जाके दिल्ली में दर्ज कराई और उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। भारत ने ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर कुछ पोस्टर्स जारी किए थे, जिसमें एक पोस्टर चीनी दूतावास के बाहर भी लगाया गया।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर चीन बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। चीन ने कहा है कि ऐसा करके भारत जो है आग में हाथ डाल रहा है, क्योंकि चीन उनको पसंद नहीं करता जो ताइवान को पसंद करता है। मैं आपको बता दूं कि चीन का हमसे बिगड़ने का एक और जो रीजन है वो है कि हमने कई बार ताइवान की मदद की है और ताइवान के लोगों को शरण दी है, जिससे चीन लगातार हमसे चिढ़ता रहा है और इस बार भी चीन चिढ़ ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन जिस तरह से अपनी बल, अपनी क्षमताएं, अपने लड़ाकू फौजें भारत को दिखा रहा है, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये युद्ध के लिए ललकार रहा है। हालांकि हमारी सरकार और सेना संयमित है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि किसी भी हाल में युद्ध को टालने की स्थिति में चीन नहीं है। चीन नहीं चाहता कि वो अब की बारी युद्ध को वो टाले। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह की बातचीत एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच चल रही है। ये तो समय आने पे हम लोग डिस्कस करेंगे दोबारा से। भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू हो गई है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर कोच हटाए जाने की बात है। लंबी दूरी की जो ट्रेन है उसमें स्लीपर कोच हटा दिए जाएंगे और ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है जल्द से जल्द शुरू की जाएगी और नवरात्रि के उपलक्ष्य में विशेष खान पान की भी व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको बता दूं तेजस ट्रेन भी 8 महीनों के बाद में अब दोबारा से दौड़ने के लिए तैयार है। तो तेजस ट्रेन में जो लोग सफर करते थे या करते रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। और राहुल गांधी पर कुछ बीजेपी नेताओं ने तंज किया है। उनको कहा है कि जिस ट्रैक्टर पे उन्होंने रैली निकाली थी पंजाब के मोगा से हरियाणा तक वो गए थे, तो जहां हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनको एंट्री मना कर दी थी उनकी, तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन पर तंज कसा था कि जिस ट्रैक्टर में वो बैठे थे वहां पर सोफे लगे हुए थे, जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि मेरे ट्रैक्टर में तो सोफे लगे थे, लेकिन जिस विमान में मोदी जी चलते हैं वो उस विमान की कॉस्ट जो है वो 8400 करोड़ है, मतलब 8400 करोड़ है। और वहां पे पता नहीं कितने सारे शयन कक्ष होंगे, 2 से 3 शयन कक्ष हैं, लिविंग रूम है, मीटिंग रूम है और इस तरह की फैसिलिटीज मोदी जी को दी जा रही है। मेरे ट्रैक्टर में तो सिर्फ सोफे ही लगे हैं, लेकिन पीएम मोदी के विमान में तो 2-2 सोफे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण हस्तियों को आने जाने के लिए इतनी सुविधा जब होती है तो मेरी रैली तो बहुत ज्यादा लंबी थी। इस तरह से लगातार कोई भी मौका मोदी सरकार पर वार करने का राहुल गांधी जी नहीं छोड़ते हैं और राहुल गांधी जी लगातार ये बात करते हैं कि अगर मोदी सरकार इस तरह से काम करेगी तो एक दिन भारत के इससे भी बुरे दिन, इससे भी दुखद दिन, इससे भी दयनीय स्थिति से भारत को गुजरना पड़ेगा, जिसको लेके लगातार राहुल गांधी आगाज कर रहे हैं, जिसको लेके लगातार राहुल गांधी बता रहे हैं। लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ में नहीं आ रही, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो जैसे भी नेता हो, किसी को राहुल गांधी की बातें समझ में नहीं आ रही है। और राहुल गांधी बहुत परेशान है कि किस तरह से वो विपक्ष के नेताओं को भी उतना आक्रामक बनाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के कुछ गिने चुने नेताओं के अलावा कोई भी इस तरह से आक्रामक है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कोई भी आक्रामक रवैया अपनाते हुए नहीं नजर आ रहा है। 1-2 नेता और है, पी चिदम्बरम और 1-2 नेता और है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसान कानूनों को लेकर फिर से जो किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जब किसानों के 29 संगठनों की बात कृषि मंत्रालय ने मानने से मना कर दिया, उसके बाद में ये आंदोलन और तेजी पकड़ रहा है। और किसानों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है, जिसमें बीजेपी के नेताओं के घर के बाहर धरने देना, जिसमें आप मोदी जी के पुतले जलाएंगे, जिसमें किसान लंबी चौड़ी रैलियां करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे हर बीजेपी नेता के घर के बाहर। पंजाब की मैं बात बता रही हूँ। और पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाएगा, जो 2 कॉर्पोरेट घराने के पेट्रोल पंप है उनकी कार्यवाही पर रोक लगा दी जाएगी इन दिनों में। और ट्रेनों के साथ साथ अब की बार जो टोल प्लाजा है वहां पर भी सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से किसानों के जो आंदोलन है वो लगातार तेज प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार तीखी प्रतिक्रिया किसान दे रहे हैं और लगातार किसान जो है वो अपनी
जिद पर आमादा है। वो चाहते हैं कि किसान बिल जो सरकार ने बिना विचार विमर्श के सरकार ने बहला फुसला के पास कर दिए और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी करा लिए, वो जो बिल है वो बंद कर दिए जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए। उसके बदले ऐसे बिल लाए जाए जो किसानों के हित में है, ऐसे बिल लाए जाए जो जिनसे किसानों को फायदा हो। या फिर अगर ये किसान बिल, तीनों किसान बिल अगर सरकार को महत्वपूर्ण लगते हैं तो एमएसपी को गारंटीड लिखा जाए, एक लाइन एमएसपी गारंटीड लिख दी जाए, या तो फिर ऐसा लिख दिया जाए कि जो भी एमएसपी से कम पर किसानों की फसल खरीदना चाहेगा उस व्यापारी या उस उद्योगपति या उस उद्योगपति घराने को जेल में जाकर बैठना पड़ेगा, जेल में कारावास, लंबा कारावास झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मोदी सरकार लिखने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ किसानों को परेशान करने का है। जिस तरह से मजदूरों पर लात और घुसे पड़े हैं, जिस तरह से मजदूरों पर डंडे पड़े हैं लॉकडाउन के चलते, थोड़े दिनों में किसानों की हालत भी ऐसी हो जाएगी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी थाली में आज अन्न है या लॉकडाउन में अगर आपकी थाली में अन्न था तो उसका जिम्मेदार सिर्फ किसान था। अगर किसान ना होते तो आपकी थाली में अन्न आना लॉकडाउन के समय पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन ठीक है, आगे बात करते हैं कि कांग्रेस ने अपने बिहार में दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में वापस से कांग्रेस ने कुछ फेरबदल किए हैं और कांग्रेस जो है बिहार इलेक्शन के लिए काफी सक्रिय नजर आ रही है। और शायद तेजस्वी यादव अपने इरादों में, अपने जो चैलेंजेस उन्होंने लिए हैं इस बार, जो उन्होंने बीड़ा उठाया उसमें शायद कामयाब होंगे। एक खाली स्लेट पे तेजस्वी कुछ लिखना चाहते हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि वो अपने पिता की पदचिन्हों पर चले। तेजस्वी के खिलाफ काफी सारी जांचें चल रही है, उनकी संपत्ति और काफी सारे उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनकी पढ़ाई को लेकर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। उनके पिता, उनकी फैमिली धरोहर जो राजनीति की है उस पर काफी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी ने मुद्दा गरमा दिया। तेजस्वी ने बताया कि जिस दिन उनकी सरकार सत्ता में आएगी उस दिन 10 लाख नौकरियां जो है तुरंत दी जाएगी। लेकिन ये बात भी सामने आ रही है, विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार की जनता को सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। बिहार में जिस तरह की शिक्षा की स्थिति जो है वो स्तर ठीक नहीं है शिक्षा का, तो बिहार की जनता शिक्षा का स्तर भी बेहतर चाहती है। बिहार की जनता चाहती है कि शिक्षा का भी सुधार बिहार में किया जाए, शिक्षा पद्धतियों का भी सुधार बिहार में किया जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए बिहार में। और एक गेम चेंजर के रूप में तेजस्वी सामने आ रहे हैं। तेजस्वी ने बताया है कि वो जो 14 करोड़ दिहाड़ी मजदूर जिनके लॉकडाउन के समय नौकरियां चली गई थी, हालांकि फिर वो वापस आ गई, उन्होंने कहा कि ज्यादातर मजदूर यूपी बिहार के थे और वो अब ऐसा कुछ करेंगे उनकी सरकार की सत्ता में आने के बाद जिनसे उनके यहाँ के मजदूरों को पलायन ना करना पड़े। मतलब एक हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बेसिक राजनीति का पकड़ लिया है, जिसमें ईबीसी वर्ग को ईबीसी वर्ग जो बिहार का 30% मतदाता है, ईबीसी वर्ग को पकड़ लिया है, जो मध्यम ओबीसी वर्ग है उनको पकड़ लिया है तेजस्वी यादव ने। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपनी कुछ चालें चली थी जिसमें शराबबंदी करके महिलाओं के वोट हासिल किए थे नीतीश कुमार जी ने, जिसमें साइकिलें बांट के बच्चियों के वोट हासिल किए थे, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा शोर शराबा करके मध्यम वर्गीय और काफी सारे समाज जो कहीं जिन समाजों के नेता नहीं थे उन समाजों के भी वोट उन्होंने अपनी राजनीति दिखाते हुए कर लिए थे। हालांकि नीतीश कुमार बताया जाता है कि ये कुर्मी जाति के हैं और कुर्मी जाति जो है सिर्फ 2% है बिहार में, फिर भी लगातार नीतीश कुमार अपने चुनावी हथकंडे, अपने राजनीतिक हथकंडे अपनाते हुए जीतते रहे हैं। और उन सब बातों को जो है अधिग्रहित कर लिया है इस बार तेजस्वी यादव ने। और तेजस्वी यादव जो है बिहार का फेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी कंप्लेन होती है, मेरे खिलाफ अगर कोई भी मुकदमा है, हजारों जांच एजेंसियां जांच कर रही है तो मुझे जेल में भेज दीजिए, मगर मैं बिहार की जनता की भलाई के लिए तत्पर हूं। तो लगता है कि तेजस्वी यादव शायद अपनी महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए इस बार कामयाब हो जाएंगे। कांग्रेस के वोट बैंक को भी अपना वोट बैंक बना लेंगे। और जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार अपने 15 सालों के कार्यकाल के बावजूद भी पुराने 15 सालों की भी जनता को याद करवा रहे हैं और उनके कार्यकाल के पहले के 15 पुराने साल याद करवा रहे हैं, उसका बिहार की जनता पर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिहार की जनता पूरी तरह से
उदासीन हो गई है, नीतीश कुमार को लेके परेशान हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है, जिसका फायदा बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मिलेगा। हालांकि अभी नीतीश कुमार जी के पास में जीतन राम मांझी भी है, जिनके द्वारा वो कई सारी चीजें बुलवा रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी का जो चुनावी हथकंडा है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। जो चुनावी या राजनीतिक हथकंडे हैं तेजस्वी यादव के, वो ज्यादा कारगर इस बार समझ में आ रहे हैं। तो देखते हैं, मैं आपको बिहार चुनाव पर काफी सारे वीडियोस दे चुकी हूं जो आप मेरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं, और आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके, जिससे हम बुद्धिजीवी की तरह डिस्कशन कर सके, हमारे देश की समस्याओं को डिस्कस कर सके और